विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को समाप्त ही कर देते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं वो भी देख लेंगे, और सारे तरह के बैरियर्स भी सॉर्टेड हो जाएंगे माइंड में। ये कुछ वैसे सेक्शन है जिसके मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं। ओके, गुड इवनिंग राजू, आप भी नहीं थे इकोनॉमिक्स की क्लास में। ओके, वेयर वर यू, कहाँ थे आप, बताइए। स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग नाउ एज वेल। ओके, सो लेट वेट फॉर अ मिनट, है ना, 1 मिनट बस रुकते हैं और उसके बाद बस स्टार्ट करते हैं ताकि किसी से स्किप ना हो जाए गाइस। समय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समय पे आप लोग जुड़ा करो, है ना। मैं नहीं चाहता किसी का भी छूट जाए कोई भी सेक्शन। माई एग्जाम इज गोइंग ऑन सर, ओके नो प्रॉब्लम। मतलब कि मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी जो एक्सक्यूज होती है वो लिटरली वैलिड होती है। तो इसे एक्सक्यूज़ नहीं कह सकता हूँ मैं, रीज़न वैलिड होता है। क्योंकि एक्सक्यूज़ वो होता है कि जो हम बहाने बना रहे होते हैं, बट यहाँ पे लिटरली कुछ वजह है। कोई अगर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है तो देयर आर सम रीजंस, है ना। सो कोई बात नहीं है। ओके, गुड इवनिंग श्रद्धा। गाइस अब सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ सवाल पूछूंगा मैं और दिमाग पे जोर डालोगे आप लोग वन बाई वन। तो सबसे पहले देखो आप इस फिगर को। ओके, ये फिगर दिख रही है गाइस सबको, सबको क्लियरली विजिबल है? कम ऑन लेट मी नो, या फिर मैं कुछ और मदद करूँ आप सबकी इसे और क्लियरली विजुलाइज करवाने में, बताइए। अगर प्रॉपरली दिख रही है तो वेल एंड गुड, वरना मैं थोड़ी बहुत और मदद कर देता हूँ। देखिए अब तो विजिबल है ना। ओके देन, कम ऑन। तो आपसे मेरा एक सवाल है, गुड इवनिंग प्रतीक। अब सबसे मेरा एक सवाल है, ध्यान से समझो। ये रहा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जिसे हम करने वाले हैं डिस्कस, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स हैं जो कि आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, और देखो यहीं पे है सारा कुछ फिजिबल, यही है बैरियर्स, बैरियर्स के टाइप्स, और जो भी कोई बचे कुछ रह जाएंगे मैंने क्वेश्चंस में मेंशन कर दिया है। उससे रिलेटेड अगर सवाल आए हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा सवाल है पहला, जेंडर का बैरियर, जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कम्युनिकेशन में बैरियर कैसे आता होगा गाइस? आप किस तरह से डिफाइन करते हो जेंडर बैरियर? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि लिंग के आधार पे, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ना, उसके आधार पे बैरियर, यानी कि उत्पन्न हो रहा है बैरियर, आपका रुकावट कम्युनिकेशन के बीच में। तो आप बताओ, ऐसा ही कुछ है ना, मैंने बता ही दिया बेसिकली गाइस, नहीं बातों बातों में। यानी कि सपोज करो यहाँ पे ऑपोजिट सेक्स की बात हो रही है, ओके, मेल और फीमेल की बात हो रही है। और आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग थोड़े शाय हुआ करते हैं, लड़कियों से बात करने में कतराते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग अवंतिका, बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो कि मेरे दिल में किसी के लिए कुछ है, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ है, ओके, और मैं किसी से कुछ कन्वे करना चाहता हूँ, बट आउट ऑफ फियर या फिर जो भी बातें रही होगी, है ना, ऑपोजिट सेक्स की बात है भाई, मैं लड़की को जाकर कैसे बोल दूँ अपने मन की बात? अगर उसने सामने ही में ये चेप दिया मुझे, ठीक है, तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, है ना, बेइज्जती हो जाएगी बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ बैरियर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? आपका जेंडर बैरियर, है ना, जेंडर बैरियर है वो। ओके, गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग सुष्मिता। मेरी बात समझ में आ गई गाइस? जेंडर बैरियर ये किस तरीके से बैरियर यानी कि रुकावट उत्पन्न करेगा। ओके, तो आप लोग के साथ भी होता होगा, मैं जानना चाहता हूँ क्या केवल ये लड़कों के साथ होता है या फिर लड़कियों के साथ भी होता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़कियां कभी अपने मन की बात कहती होगी मोदी जी की तरह। दिल की बात कहते हो आप लोग, या फिर आप लोग को फियर होता है, या फिर आप लोग ये चाहते हो कि लड़के ही आकर कहे हमें नहीं कहना, वैसा कुछ गाइस? क्योंकि मेरे क्लास में काफ़ी लड़कियां हैं, है ना, तो मैं अगर उनसे जान जाऊंगा तो मुझे एक एवरेज मिल जाएगा। मेरा जो होगा ना सैंपल सर्वे, वो लिटरली पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो आज बता ही दीजिए, ओके, लड़कियां बता ही दे भाई बेसिकली कि ऐसा वो कन्वे करती है सामने वाले को, या वो चाहती है कि सामने वाला ही कन्वे करे, ओके, और उनके मन में भी बात रहती है बट वो बात करने से कतराती है क्योंकि उस समय में भी बैरियर उत्पन्न हो रहा है। ओके, मेल और फीमेल से बात करने में दिक्कत, हाँ बिल्कुल पल्लवी, आपको भी होती है? नो सर, आई एम इंट्रोवर्ट, ना मन की बात ना दिल की बात। ओके ओके, इंट्रोवर्ट हो मतलब मन में किसी के लिए रहता तो होगा ना कुछ, बट आप बोलते नहीं हो। तो ये जो इंट्रोवर्ट होने वाला कंडीशन है ना गाइस, ये भी तो बैरियर उत्पन्न ही कर रहा है ना। दीक्षा सपोज करो वो दूसरे के साथ चला जाएगा, फिर अगर आप नहीं बोलोगे तो बेसिकली कोई और बोल देगा। ओके,
तो लड़कियों को भी पहल करनी चाहिए भाई, केवल हम लड़के ही क्यों हर बार। ओके, नहीं सर, फ्रेंड से शेयर करते हैं बस। ओके, मतलब दोस्तों से बात करते हैं बस, लेकिन कन्वे नहीं करते, है ना गाइस। तो देखो लिटरली वही होता है, हम लोग भी आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, और जब कोई पास से गुजरता है तो हमारे दोस्त टीज भी करते हैं। आपके भी दोस्त करते होंगे, देखो वो जा रहा है या फिर वो जा रही है, बात समझ में आ गई, उस तरीके की बात, बट अपनी बात को मन तक ही रखते हैं, सामने वाले को कन्वे नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह के बैरियर उत्पन्न हो रहे हैं गाइस, तो ड्यू टू जेंडर है वो, है ना। बात समझ में आ गई। अगर मैं अगला सवाल पूछूं आपसे कि फिजिकल बैरियर किस तरीके से उत्पन्न होते होंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया। ओके, हमने पहला वाला तो कर लिया गाइस, जेंडर वाला समाप्त हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल, इसके बारे में बताइए, फिजिकल बैरियर किस तरीके का बैरियर है। कम ऑन बी क्विक, आप लोग से मुझे जानना है। इन्वायरमेंट का डिस्ट्रैक्शन, ओके ओके, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल। इन्वायरमेंट का डिस्ट्रैक्शन, ओके, टाइम, डिस्टेंस, नॉइज, ओके वेरी गुड दीक्षा। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों को क्या लगता है भाई, ये फिजिकल बैरियर क्या होता होगा। दीक्षा के साथ सब लोग वाकिफ है, कम ऑन बी क्विक बताइए। ऑल आर अग्रीइंग विद दीक्षा सॉरी, कम ऑन बी क्विक। फिजिकल बैरियर किस प्रकार का बैरियर है, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके पल्लवी, यानी कि जो दीक्षा ने बताया कि इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, नॉइज क्रिएट हो रहा होगा, जो टाइम की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, नॉइज की वजह से हमारे बीच की जो कम्युनिकेशन हैम्पर हो रही है, वो एक रुकावट पैदा कर रही है, दैट इज योर फिजिकल बैरियर। ओके, तो ये भी सॉर्टेड हो गया। अगला है भाई यहाँ पे क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो मुझे ये बताओ ये किस प्रकार का बैरियर होता होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ट्रैफिक, पुअर लाइटनिंग, ओके ओके वेरी गुड। कम ऑन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि किसी संस्था में आपको कम्युनिकेशन बैरियर देखने को मिल रहा है, तो वहां पे किस प्रकार के बैरियर उत्पन्न होते होंगे भाई, बताइए किस प्रकार के बैरियर उत्पन्न होते होंगे। कम ऑन बी क्विक। ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, वन वे कम्युनिकेशन। ओके चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है गाइस। मान लो कि कुछ होते हैं ना, मतलब एम्प्लॉयज़, वो अपने सीनियर मैनेजर से बात करने में कतराते हैं, वो सोचते हैं क्या पता मैं कुछ बोलूँ उसे बुरा लग जाए, वो अपने सैलरी इंक्रीमेंट से खुश नहीं है, बट वो बोल भी नहीं पा रहा है बंदा, क्या पता मैनेजर किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, एक्ट करने वाला है, या फिर कुछ पॉलिसीज़ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके कारण से बैरियर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, पहले वो सर्टेन आदमी को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, वो किसी और को इन्फॉर्म करेगा, यानी कि वो डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है। वैसे कुछ चेन बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, है ना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा आपका, किसी संस्था में इस प्रकार के बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ओके, बात समझ में आ गई। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, एग्जैक्टली। लैंग्वेज डिफरेंट, लैंग्वेज वाला तो कंडीशन लैंग्वेज में आएगा ना राजू। ओके ओके, देखते हैं आगे फिर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पर्सनल बैरियर, यानी कि हमारे लेवल पे किस तरीके से बैरियर उत्पन्न हो सकता है गाइस, हमारे ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यानी कि वो पर्सनल बैरियर है। अब सपोज करो कि मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल अनविलिंग हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है उससे बात करने की, बात समझ में आ गई है। तो वो क्या है, हमारी कम्युनिकेशन तो होगी नहीं हमारे बीच में, क्योंकि मैं खुद पर्सनल लेवल पे ही क्या हूँ, अनविलिंग हूँ, अनिच्छुक हूँ सामने वाले से बात कर पाने में। ओके, और मौसमी बता रही है एटीट्यूड। ओके हाँ चलो ये भी मान सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, एटीट्यूड से एक वर्ड याद आया मुझे, ईगो और एटीट्यूड, ईगो वर्सेस एटीट्यूड। गाइस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कम ऑन बी क्विक, क्योंकि लड़कियां आमतौर पर इस वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ओके, कि देखो कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इसमें। ओके, या फिर पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इस लड़के में, बात समझ में आ रही है। तो मैं तो कभी उसे अप्रोच नहीं करने वाली भाई, है ना। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड, और किसी इंसान में क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए या फिर ईगो होना चाहिए, या दोनों नहीं होना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं वैसे जो सिमिलर तरह के लगते हैं, बट उनके मायने अलग अलग होते हैं और हमें मायने समझना चाहिए। ओके बताइए, बी क्विक। सुष्मिता, महक, व्हाट यू थिंक ऑफ इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड। आप दोनों में क्या है भाई,
ईगो है या फिर एटीट्यूड है? कम ऑन, बी क्विक। पल्लवी, दीक्षा, संजना। ईगो अनदेखा। ओके ओके। मौसमी, राजू, बी क्विक। अगर मैं पूछूं आप लोग में ही कि आप लोग में क्या है भाई, ईगो है या फिर एटीट्यूड है? दोनों नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो होना भी चाहिए। फिर तो ये डिप्लोमेटिक आंसर है संजना। तो फिर यहाँ पे वही बात पूछना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हो? ओके, बताइए। ईगो मीन्स विच मेक्स अस फील सुपीरियर टू अदर्स। ओके ओके। एटीट्यूड इन वे ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज गुड। ओके सुष्मिता, हम तो नॉर्मल है सर जी। ओके। ईगो अपने आप में होता है और एटीट्यूड दूसरे को दिखा देते हैं। ओके। ओ माय गुडनेस, मतलब आंसर काफ़ी यूनिक, काफ़ी क्रिएटिव आ रहे हैं गाइस, है ना? ये भी एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। बहुत अनोखा तरह का आंसर मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, एटीट्यूड तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है सर। एग्जैक्टली राजू, थैंक यू सो मच, है ना? थैंक यू सो मच। ओके, तो गाइस सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है? देखो, किसी व्यक्ति में ईगो नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, यानी कि खुद पे इतना ज़्यादा भी गुमान नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एटीट्यूड, वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स एनी सिचुएशन। ओके, एग्जैक्टली, थैंक यू महक, है ना? तो गाइस देखो, ईगो नहीं होना चाहिए। देखो, बात समझ में आ रही है कि मैं कर सकता हूँ, दो सेंटेंस में बोलता हूँ, ठीक है? और देखो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना? चलो मैं इससे एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, अब ध्यान से समझिएगा। आप मुझे ये बताओ, कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है? कम ऑन, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है? बताइए, बी क्विक, कम ऑन, बी क्विक। ये मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि आपसे सवाल जो कभी कभी पूछता है ना एनटीए, वो सिचुएशनल बेस्ड पूछ लेता है, और आपको फिल्टर करने आना चाहिए शब्दों के बीच में। ओके, और ये सब जनरल चीजें भी हैं, हमें पता होनी चाहिए। एटीट्यूड इज गुड और बैड एटीट्यूड इज द वे ऑफ यू लुक एट लाइफ। ओके, मैं कर सकती हूँ और ओरल ही कर सकती हूँ। ओके, मैं कर सकती हूँ और ही कर सकती हूँ। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? महक, सुष्मिता, संजना, पल्लवी, मौसमी, अभिजीत, प्रतीक, श्रद्धा, कम ऑन, बताइए फटाफट से, व्हाट इज द डिफरेंस? यू गाइस थिंक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? और मैं ही कर सकती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली पल्लवी, है ना? बहुत अच्छी बात है। गाइस होता क्या है ना, अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या इस बार आप क्वालिफाई करने वाले हो ना नेट? आप कर सकते हो ना? आप बोलोगे यस सर, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, तो ये क्या हो गया? कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। यस सर, आई कैन डू इट, ये क्या है? कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप सब में से कौन नेट क्वालिफाई करने वाला है, सब लोग अग्री कर रहे हैं कि यस सर, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। बात समझ में आ गई? बट पल्लवी आके बोलती है कि सर, वनली इन सब में केवल मैं ही कर सकती हूँ, बाकी लोग वर्थ इट नहीं है, बाकी लोग वर्दी नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि बाकियों में वो बात ही नहीं है जो मुझ में है। वनली आई कैन क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, नो वन एल्स कैन डू इट। ओके, तो ये वाली जो बात है ना, वो हो जाएगी ओवर कॉन्फिडेंस। तो एक सबसे क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? ये एक बारीकी सी लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, इसीलिए हमें खुद पे क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखना है, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओके, और दूसरी तरफ देखो यहाँ पे जो जिसने बताया है, हमें ना क्या होना चाहिए? ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए, बट हमारे अंदर एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। कैसा एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड। कहने का मतलब क्या? सर पहली बार भी एग्जामिनेशन दिए थे, नहीं हुआ, इस बार भी प्रिपरेशन नहीं है वैसी, लगता नहीं है कि मुझे होने वाला है। ये आपका एग्जाम को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है, आप डर रहे हो, फियर कर रहे हो। फिर अगर मान लीजिए इसी चीज़ को आप बोलोगे, सर मैंने पिछली बार एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि किस वजह से मेरा रिजल्ट रह गया था, और इस बार मैं होली प्रिपेयर्ड हूँ, इस बार तो मैं क्रैक करने वाली हूँ एग्जामिनेशन को। यानी कि एग्जाम के प्रति अब आपका क्या हो गया है? अब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। तो आपके अंदर एटीट्यूड अगर हो भी तो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर? सॉर्टेड? गुड इवनिंग लोपिता।
वेरी गुड मौसमी। गाइस क्लियर हो गया ना? तो ये कुछ शब्दों के मायने हमें पता होने चाहिए। ओके, इसीलिए इंसान को इगोइस्ट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हर प्रॉब्लम के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, आप देखते किस तरीके से हो। प्रॉब्लम को अगर देखोगे तो बहुत बड़ा भी लगेगा और आपको लगेगा कि आप प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े हो, आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आगे देखो, पर्सनल आप समझ गए होंगे कि आप अनविलिंग हो, बात खुद से ही नहीं करना चाहते, एटीट्यूड वगैरह तमाम तरह की चीजें यहाँ पे मेंशन हो सकती है। ठीक है, ईगो भी काम कर सकती है। अगला है आपका एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है गाइस? कि मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। बात समझ में आ गई? कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है शब्दों को, आप क्लियर कर समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि मैं ही आपसे बात कर रहा हूं लेकिन आप समझ नहीं रहे कि सर कम्युनिकेशन का क्लास तो बोला था आपने कि आप कंडक्ट करवाने वाले हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्लासेस कम्युनिकेशन की चल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हायर एजुकेशन की क्लास करवा रहे हो? बात समझ में आ गई? यानी कि एम्बिग्यूअस आपको देखने को मिल रहा है। सॉर्टेड? तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगला देखो, इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कि सपोज करो मेरे साथ भी ये इशू होता है, अगर मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ लगातार, ओके, और अभी शाम होते होते मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, तो आप सोचोगे सर कैन यू रिपीट अगेन, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आ गई? यानी कि बोलते बोलते मेरा गला जो है वो खराब हो चुका है और मैं अच्छे से आपसे वार्तालाप नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। या फिर कुछ इंसान वैसे भी जो होते हैं वो आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, हकला रहे होते हैं, स्टैमर कर रहे होते हैं, उनकी बातें भी क्लियर समझ में नहीं आती आपको। बात समझ में आ रही है? तो वो इंडिविजुअल के लिंग्विस्टिक एबिलिटी पर निर्भर करता है और इसके कारण से भी बैरियर उत्पन्न होती है। ओके, और उसके बाद देखिए क्या है आपका फिजियोलॉजिकल। गाइस ये किस तरीके का बैरियर है? कम ऑन बी क्विक, बताओ। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके, अस्पष्टता। ओके, वेरी गुड। फिजियोलॉजिकल बैरियर किस तरीके का बैरियर है? देखो आप ही लोग क्लियर कर रहे हो, मैं तो आपके बातों को दोहरा रहा हूं। मुझे बताओ कम ऑन फटाफट से, क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने भी कम्युनिकेशन को पढ़ा होगा इन तमाम तरह के सेक्शन के बारे में उनके पास अवेयरनेस होगी। ओके, कम ऑन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिजियोलॉजिकल बैरियर किस तरह के बैरियर होते हैं? कम ऑन बी क्विक, बताइए किस तरह के बैरियर होते हैं भाई? डिस्ट्रैक्शन कज्ड बाय हंगर, फैटिग, हेडेक। ओके ओके, और क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में? वो हमारी बॉडी से रिलेट करती है ना दीक्षा? फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारे बॉडी से रिलेट करती है, हमारे फिजिकल एबिलिटी से रिलेट करती है। ओके, और अगर इस कारण से बैरियर यानी कि बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो क्या हो जाएगी आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे दीक्षा बता रही है क्या, डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, बैरियर जो उत्पन्न हो रही है, ये स्लीपनेस नाइट है ना, हेल्थ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यानी कि रात भर सोए नहीं है, बिल्कुल मन थका थका सा लग रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करने की मन नहीं कर रही, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि शरीर हमारा बिल्कुल क्या है, स्वस्थ नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई? इस कारण से क्या होता है, वैसा बैरियर उत्पन्न होता है। ठीक है, पुअर हियरिंग एंड स्पीच, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम हो सकते हैं कि डीफ हो, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हो, इस कारण से भी बैरियर उत्पन्न हो रही है। अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी से रिलेट कर रही है। ओके, बाई पासिंग, बाई पासिंग का मतलब क्या है गाइस? देखो ये रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल, बाई पासिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है इसका मतलब? बाई पासिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम ऑन बी क्विक, बताइए। बाई पासिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बाई पासिंग का मतलब क्या है? बताइए फटाफट से, कम्युनिकेशन में बाईपासिंग का मतलब क्या है? एवरीवन कम ऑन बी क्विक, बाईपासिंग का मतलब क्या है कम्युनिकेशन में? सुष्मिता, महक, पल्लवी, विनीता, दीक्षा, राजू, अवंतिका, कम ऑन बी क्विक, आंसर एज क्विक एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप आंसर कर सको उतनी जल्दी हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं। सर हार्श लैंग्वेज, अच्छा मतलब बुरे तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसा कुछ? ओके देखो, गुड इवनिंग निकिता, आज लेट कैसे हो गए आप? मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन, चलो ठीक है फिर, एग्जैक्टली ओके। अब ध्यान से समझिए, सपोज करो कि आप लोग पूछते हो कि सर लगातार क्लास तो कर रहे हैं,
ओके यानी कि अगर कंसिस्टेंटली आपकी क्लास को देखते हैं हम रिगार्डिंग द पेपर 1 एंड पेपर 2, तो क्या इतने से हो जाएगा, है ना, ये आपका सवाल है। और अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने से हो जाएगा, ओके, और मैं बोल रहा हूँ इतने से हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि सेंटेंस मैंने सेम बोला है, ओके। अब गाइस देखो, अब कुछ लोग समझेंगे कि सर ने ना अलग वे में बोला है कि अच्छा इतने से ही होने वाला है क्या, और एफर्ट करने लगेगी, है ना, और सर बोल रहे हैं कि हाँ इतना अगर आप कर सकते हो तो इतने से हो भी सकता है, अगर आपने कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ाई की है, चीज़ों को आप रिवाइज कर रहे हो। बात समझ में आ गई, यानी कि गाइस यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, शब्द मैंने बिल्कुल सेम ही बोला है, इतने से हो जाएगा, लेकिन इसके मायने आप अलग अलग निकाल सकते हो, मिस इंटरप्रेट कर सकते हो मेरे शब्दों को, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इतने से हो जाएगा, अगर मैं इस वे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि नहीं सर के हाव भाव से लग रहा है ना कि मतलब और भी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है ना, हमारा जेस्चर भी बोल रहा है साथ साथ। बात समझ में आ रही है। और फिर आप ये भी समझ सकते हो कि सर ने बोला है अगर इतना कंसिस्टेंटली बेसिस पे हमने कर लिया तो इतने से हो जाएगा, बट हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के प्रति, ओके। बात समझ में आ गई, यानी कि आप सेम शब्द को अलग अलग तरीके से ले सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। यहाँ पे बाईपासिंग हो रही है, सेशन अब खत्म हुआ, ओके कोई बात नहीं है निकिता, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए फिर अब देखो नेक्स्ट क्या है गाइस, कल्चरल, ओके। कल्चरल बैरियर किस प्रकार का बैरियर होता है भाई, बताइए, कल्चरल बैरियर किस प्रकार का बैरियर होता है, कम ऑन बी क्विक। कल्चरल बैरियर किस प्रकार का बैरियर होता है, और आप आज के सेशन में आंसर क्विकली करोगे, ओके, विद इन टाइम, हमें ना आदत डालनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। कल्चरल बैरियर मैं बताऊं या फिर कोई मुझे हेल्प कर रहा है, कम ऑन बी क्विक, बताइए फटाफट से, इसके बाद लास्ट बचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। सिमेंटिक बैरियर, ओके ओके ओके, आप बता दो सर, ओके देन। अब मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में हो सकता है कि जो आपकी कल्चर अलाउ करती हो अगले व्यक्ति की कल्चर वो चीज़ों को अलाउ नहीं करती। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि बहुत जगह जो अल्कोहल होता है उसे ना बुरा नहीं माना जाता, ठीक है, किसी किसी रिलीजन में अल्कोहल को बुरा नहीं माना जाता, बट किसी किसी रिलीजन में अल्कोहल को बुरा माना जाता है। बात समझ में आ गई। सिमिलर फैशन में आप मान लो कि जो भी अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, धर्म से बिलोंग करता है, आप उससे अगर या फिर उसके सामने उस तरह की बातों को करोगे जिसके कारण से उसे ठेस पहुंच सकती है, ठीक है, तो आप वैसी बातें करने से कतरा रहे होते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या पता सामने वाले को बुरा लग जाए। उसके रिलीजन में या फिर धर्म में वैसा कुछ माना नहीं जाता, उसके कल्चर में इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई, इस कारण से आप चुप हो, सॉर्टेड। बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसी बैरियर उत्पन्न हो रही है तो वो क्या है, कल्चरल बैरियर है, सॉर्टेड। बात समझ में आ गई। और अगला है क्या, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। अब एक बात को समझिए, ये हम जैसे लोगों के लिए होता है। अगर हमारे दिल में कुछ बात है, किसी को कन्वे करना है, ओके, और अगर दिल में एक डर है, फियर है कि सामने वाला कहीं क्रिटिसाइज ना कर दे, तुम्हारे साथ कौन जाने वाला है भाई, तुम्हारे लाइफ में कौन आने वाला है, तुम में है ही क्या। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये सारा फियर है, मन में वो बातें हैं कि सामने वाले को कहनी है, कन्वे करनी है, बट ये डर भी साथ साथ है सामने वाला एक्सेप्ट करना तो छोड़ो, कहीं वो सबके सामने क्रिटिसाइज ना कर दे उल्टा, तो वो और क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा, ओके। और इस सोच के कारण अगर मैं चुप हूँ, मैं बातों को कन्वे नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, तो वो क्या है आपका फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। सामने वाला कहीं मुझे उल्टा सीधा सुना ना दे, बेटर है कि मैं चुप ही रहता हूँ, ओके। और इस प्रकार से हमने बैरियर को समाप्त कर लिया। तो बैरियर में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आती है बारी आप सबकी। हाँ सर, ऑल क्लियर, चलिए फिर बहुत अच्छी बात है। अब बारी आती है आप सबकी, तो आप लोग क्या करोगे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और क्विकली इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, ओके, इधर से ही देखते हैं, ठीक है। फिर अब देखो पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, the barrier resulting in the symbolic obstacles that distorts the sent message in some other way than the intended। यानी कि जिस इरादे से मैसेज को कन्वे किया गया था बट वो उस इरादे से पहुंचा नहीं है, कुछ रुकावटें पैदा हुई है, ऑब्स्टेकल्स आई है, सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स आई हैं वहां पे, तो वो क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, फिजिकल बैरियर होगा, सिमेंटिक बैरियर होगा, या फिर कॉग्निटिव बैरियर होगा। ध्यान से सोचकर आंसर करेंगे, सारे क्वेश्चन रिसेंट के हैं गाइस, और ऐसे सवाल रिपीट हो सकते हैं।
इसीलिए बी क्विक, आंसर कीजिए। संजना आप डी बता रहे, ओके, कॉग्निटिव बैरियर, ओके। निकिता आप डी बता रहे, ओके। ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर आंसर करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। मौसमी अब डी बता रहे, वीजी अब डी बता रहे, शिवानी आप सी बता रहे, ओके। निकिता डी, ओके ओके। चलो फिर तब ये क्वेश्चन बहुत सही है ना। तब इस क्वेश्चन को डिस्कस करना बनता है, ओके। पहले फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, मुझे सभी के आंसर दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में। कम ऑन, बी क्विक। बी क्विक गाइस, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। अभी तक सबके आंसर नहीं आए, क्यों? डी वन का 3, ओके ओके। निकिता डी, वीजी 4, सिमेंटिक बैरियर निकिता, ओके। सुष्मिता, ओके। सर सॉरी, सही क्वेश्चन नहीं पता, सही क्वेश्चन नहीं पता, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। अब देखो पहले बताया क्या जा रहा था, है ना। सर क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं 2 बार कर दूंगा राजू, ठीक है, ध्यान से समझो। द बैरियर रिजल्टिंग इन द सिंबॉलिक ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है गाइस? रुकावट, बाधा, बात समझ में आ गई। दैट डिस्टॉर्ट्स, यानी कि मायने को बदल देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है, जो मैसेज सेंड किया गया था किसी इरादे से, ठीक है, उसे डिस्टॉर्ट कर दिया गया, तोड़ मरोड़ दिया गया, अलग तरीके से पेश किया गया है। बात समझ में आ गई? अगर उस वजह से बैरियर उत्पन्न हो रहा है, आप बातों को समझ नहीं पा रहे, वैसा बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर होता है। उदाहरण के तौर पे अब एक बात को समझो, इसके लिए ना एग्जांपल को समझिए। मान लीजिए कि मैं बोलता हूं ना, देयर्स अ बिग एलिफेंट इन द रूम गाइस, है ना, देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या सोचोगे? अच्छा सर बता रहे हैं ना उनके कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी है, ओके। तो गाइस क्या मैं यही बोल रहा हूं? ध्यान से समझिएगा, देयर्स अ बिग एलिफेंट इन द रूम, ये आपने सुना है कभी? आप ईडियम्स वगैरह में पढ़ा करते होगे। इसका मतलब पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अरे यार एक बड़ी समस्या है, एक प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है? देयर्स अ बिग एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट जो तरीके से, जिस इरादे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अल्टीमेटली आप तक पहुंचा तो है मेरा मैसेज, बट आप क्या सोच रहे हो? सर ने हाथी पाल रखा है क्या? उनके कमरे में हाथी है? बात समझ में आ गई गाइस? तो अगर इस तरह की बाधा उत्पन्न हो रही होती है, बेसिकली आप कहते हो क्या? सिमेंटिक बैरियर है,
ठीक है, क्योंकि देखो ये साइकोलॉजिकल होगा नहीं, आपको पता है कि अभी आप कहीं और हो, दिमाग कहीं और है, बात समझ में आ गई, माइंडसेट कहीं और है, ये फिजिकल बैरियर भी नहीं है। ओके, आप देखो यहाँ पे क्या है, सिमेंटिक बैरियर हम समझ चुके हैं। कॉग्निटिव बैरियर क्या होता है, ये हमारे माइंड से जुड़ी होती है, बात समझ में आ रही है, हमारा माइंडसेट नहीं है वैसा अभी, ठीक है, हम कुछ और सोच रहे थे, वो चीजें दिमाग में गई नहीं है उस तरीके से जैसे जानी चाहिए। अगर इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है जो कि माइंड से जुड़ी होती है, कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाती कॉग्निटिव बैरियर। ओके, और अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, शब्द के मायने डिस्टॉर्ट करके पेश किए जा रहे हैं या फिर अलग अलग मायने निकल कर आ रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो लेकिन मेरे इरादे कुछ और थे आपको समझाने के। देयर्स अ बिग एलिफेंट इन द रूम का मतलब ये था कि देयर्स अ प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि सर के रूम में हाथी है। ओके, ये वाली बात है गाइस, हाथी होगा तो सर बचेंगे क्या वहां पे। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन क्या हो जाता है, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड दीक्षा। तो ये क्या है आपका सिमेंटिक बैरियर। चलिए फिर क्लियर हो गया, समझ गए हम राजू। आगे बढ़े अब अगले सवाल की तरफ, देखो ध्यान से, अगला सवाल है, अब मैच करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैच करेंगे। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन के इफेक्ट है और उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं है। इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट है पहला, दूसरा है प्रेस्टीज इफेक्ट, तीसरा है एस्थेटिक इफेक्ट, चौथा है रिस्पाइट इफेक्ट, ठीक है, और इसके बताए गए हैं फीचर्स। वहां पे इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल, एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्पेसिमेंस ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, प्लीजेंट डिस्ट्रैक्शन, या फिर है आपका कंपिटेंस टू डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि क्षमता कि आप किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से लड़ सको, आप में वैसी क्षमता है। क्वेश्चन को देखकर ध्यान से आंसर करेंगे, कम ऑन बी क्विक, बताइए। सर हिंदी भी बताना, हमें डाउट नहीं रहे प्लीज। हाँ संजना, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। ओके, संवाद तो मेरी हिंदी में ही होती है ना, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे, तो जिसे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर पाता हूँ मैं कर कर ही लाता हूँ, जिसे नहीं ला पाता उसका मैं संवाद हिंदी में कर देता हूँ। ओके, देखो इंक्रीज यानी कि बढ़ना होता है, इसका मतलब इंक्रीज का मतलब सेल्फ अप्रूवल, खुद से आप खुद से बोल रहे हो कि हाँ ठीक है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वैसा कुछ काइंड ऑफ। ओके, और उसके बाद देखो एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि जो अनुभव आपको होता है पुराने जमाने के आर्ट या लिटरेचर को पढ़ने के बाद। उसके बाद क्या है, प्लीजर डिस्ट्रैक्शन, है ना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, अभी एग्जामिनेशन के समय सोशल मीडिया हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान को भटका रही होती है, बात समझ में आ गई, बट वो प्लीजेंट है। ओके, और उसके बाद देखो क्या है, कॉम्पिटेंस, यानी कि क्षमता आप में है किसी भी समस्याओं से लड़ने का। ये हो गए चारों ऑप्शन, और यहाँ पे दिए गए हैं उसके इफेक्ट, आपको बताना है अब आंसर क्या होना है उसका। ओके, महक आप 4 बता रहे, मौसमी आप 4 बता रहे, पल्लवी दीक्षा 4। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों को क्या लगता है भाई। सुष्मिता 4 बता रहे, राजू 4, अवंतिका 4, निकिता 4। ओके ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स। देखिए करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मे बी 2। ओके, चलो फिर देखते हैं, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, है ना। अब देखो गाइस 4 की बात हो रही है, सो ए विल गो विथ 4। अब ए क्या है, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, और इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट का मतलब अगर अभी तक पता नहीं था तो अब लिख लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आप में क्षमता है कि कैसे आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होते हो, प्रॉब्लम देखकर आप घबराते नहीं हो। ओके, और उसके बाद देखो वी गो विद 1, कहने का मतलब क्या है, प्रेस्टेज, और प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है गाइस, गर्व। ओके, और गर्व कब महसूस होगा, इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरी अप्रोच बिल्कुल सही है और मुझे अपने प्रिपरेशन पे और खुद पे गर्व है, मैंने काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद प्रिपरेशन किया है, तब जाकर मैं रिजल्ट लेकर आ रही हूँ, तो मुझे अपने आप पे गर्व है। आप खुद को सेल्फ अप्रूव कर रहे हो, आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे किसी के कहने पर, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो क्या है, एस्थेटिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या है गाइस कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हो फ्रॉम द स्पेसिमेंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, है ना, लिटरेचर को पढ़कर, आर्ट्स को देखकर, है ना। और उसके बाद क्या है, रिस्पाइट इफेक्ट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, लेकिन कैसा डिस्ट्रैक्शन, प्लीजेंट डिस्ट्रैक्शन। सॉर्टेड, मैक्सिमम के आंसर सही थे इस बार। ओके, चलिए फिर, बहुत अच्छी बात है। देखो कोई कोई ना शब्द भी ना एक पता चल जाएगा ना गाइस तो पता चल जाता है,
और वैसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हो। उदाहरण के तौर पे ए का 4 और बी का 1। अब देखो गाइस, यहाँ पे बाकी के बारे में पता नहीं भी था, बट अगर प्रेस्टीज का मतलब जिसको पता होता, तो हम जैसे लोग क्या सोचते, यार प्रेस्टीज का मतलब तो गौरव होता है ना, गर्व होता है। और गर्व कब होगा खुद के ऊपर, जब खुद को हम सेल्फ अप्रूव कर रहे होंगे। यानी कि अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमें पता है भगवान हमारा भी बुरा नहीं करने वाला है, यानी कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सामने वाला कितना भी बुरा कर ले हमारे साथ, हम बुरा नहीं चाहने वाले हैं किसी के लिए। यानी कि आप खुद को अप्रूवल दे रहे हो, आपके अप्रूवल में बढ़ावा आ रही है, और इसके साथ सबसे बेस्ट वही अलाइन होता है। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो बी का 1 केवल एक ही जगह है, बाकी ऑप्शन तो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। चाहे वो हमें पता हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही क्वेश्चन के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सही कर दिए और 2 मार्क्स ले लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक भी अपनाएंगे जिसे आप एलिमिनेशन टेक्निक बोल रहे होते हो, और ऐसे क्वेश्चन में काफी ज्यादा ये मदद करता है। ओके, यस आई डिड लाइक दैट, एग्जैक्टली, इवन आई विल डू, इवन आई हैव डन। ओके, चलो फिर, बहुत अच्छी बात है। एस्थेटिक इज रिलेटेड टू लिटरेचर, एग्जैक्टली। ओके, हेलो प्रियव्रता, कैसे हो आप? ओके, चलो फिर, बहुत अच्छी बात है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल है आपके सामने, क्या है भाई? स्टेटमेंट दिए गए हैं, द इंटरनेट रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नो साइंस वर्ल्ड ऑफ साइबर स्पेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द साइबर स्पेस हैज नेसेसिएटेड द अराइवल ऑफ मेनी सब मीडिया लाइक ईमेल, डब्ल्यू एंड मेनी अदर्स। आपको बताना है कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, गलत है, कोई एक सही है, एक गलत है। ओके, आई एम डूइंग गुड प्रियव्रता, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, एंड आई होप यू आर डूइंग द सेम, है ना? आप भी बिल्कुल अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। ओके, गाइस ऐसे क्वेश्चन बोनस नहीं होते एग्जामिनेशन में, मुझे ये बताओ, ऐसा बॉल फुल टॉस नहीं होता। ओके, और क्या इसके 2 मार्क्स हमारे नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि इवन हर एक यूनिट के 2 मार्क्स हमारे हैं पेपर 1 में। ठीक है, कहीं कहीं कुछ फुल टॉस में मिस हो जाता है गाइस हमसे, कोई घबराने की बात नहीं है। बट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसीलिए क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना? यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, प्रिया प्रताप सी बता रहे, ओके, सुष्मिता 1, सर बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, विनीता 1, ओके, शिवानी ए, राजू ए, मौसमी ए, निकिता 1, महक 1, ओके, ओके, संजना ए, ओके, पल्लवी। So let me quickly see, and the correct answer for this particular question is option number 1. Both the statements are correct. क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है ना। बात है क्या? इंटरनेट रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नो साइंस। इंटरनेट लिटरली रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है टेक्नो साइंस के बारे में, उसके दुनिया के बारे में, साइबर स्पेस के बारे में। ये बात तो बिल्कुल सही है। और साइबर स्पेस जो है, जो इंटरनेट का आगमन हुआ है बेसिकली, उसके वजह से और भी चीजें आई है। उदाहरण के तौर पे ईमेल मिला है हमें, डब्ल्यू मिला है जो आप सर्च कर रहे होते हो वेबसाइट पे, और मेनी अदर्स। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। ये तो आपको मार्क्स देकर जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, और ऐसे सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम बिल। अगर कम्युनिकेशन को आप एजुकेशन सिस्टम के साथ मिला देते हो, तो उसके कारण से क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी टीचर्स के लिए कि वो अब्रॉड जा सकते हैं। यानी कि अगर मैंने आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ में टेक्नोलॉजी को मिला दिया, तो भैया मेरे अब्रॉड जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं कम्युनिकेशन को क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, मिला दूँ आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ में, ताकि मैं विदेश जा सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करो। ओके, जितना ज़्यादा इंटीग्रेशन होता है उसका लुत्फ उठाओ और सर को विदेश भेजो। बात समझ में आ रही है गाइस? तो बाकी ऑप्शंस को अपने एंड से रीड करो, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके।
सर PYQ क्वेश्चन डिस्कशन होगा? हाँ बिल्कुल, वही तो हो रहा है ना प्रियव्रता। हम पहले कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन की भी बारे में पता चल जाए हमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से। तो मैं वही फिल्टर करके ला रहा हूँ टॉपिक वाइज, और वो भी रिसेंट के क्वेश्चंस हैं, और रिसेंट के पैटर्न पे अगर प्रिपरेशन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कम ऑन बी क्विक गाइस, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, BCD। अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए कम्युनिकेशन को, ओके, आपके एजुकेशनल सिस्टम के साथ में, तो भैया मैं, मेरे लिए कैसे पॉसिबिलिटी होगी, है ना, मैं कैसे जा सकता हूँ विदेश? ये तो बिल्कुल वेग वाला ऑप्शन था, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, और जहां जहां ए है आप वहां पे क्या करोगे? एलिमिनेट, यानी कि वो दो ऑप्शन खत्म हो गए। यानी कि अब KBC का 50-50 वाला चांस आ गया है, आपने 50-50 लाइफलाइन ले ली। ओके, उसके बाद देखो दो बचा है BCD। अब अगला क्या है? इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द एजुकेशनल राइट्स। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो पब्लिक अवेयरनेस, कहने का मतलब क्या, हमारी जो जागरूकता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बेटर वे में। ओके, उसके बाद देखो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, यानी कि इसकी वजह से सरकार को पॉलिसी प्रिपरेशन करने में भी क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। एंड इंप्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, और एजुकेशन की सर्विस डिलीवरी भी क्या होगी? वो बेटर हो जाएगी। ओके, मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस टू बेटर पर्क्स, यानी कि अगर मैं कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरी सैलरी में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगा, मुझे विदेश जाने के लिए फॉरेन ट्रिप के टिकट मिल रहे होंगे, है ना, वो तमाम तरह की चीजें। अगेन ये वाला ऑप्शन क्या है? वेग है। सॉर्टेड, BCD विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ओके प्रियव्रता, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? देखो ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स? इनमें से आप किसे हटा दोगे, यानी कि वो कम्युनिकेशन बैरियर के पार्ट नहीं होने वाले? फिजिकल, सिमेंटिक, फिलोसॉफिकल या फिर साइकोलॉजिकल? गाइस कोई आज ये सवाल नहीं पूछ रहा, क्या वाकई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या एग्जाम में? जब टफ आता है तो लोग पूछते हैं कि क्या वाकई यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डर लग रहा होता है। जब आसान आता है तो कोई नहीं पूछते। ये क्वेश्चन वाकई पूछे जाते हैं सर एग्जामिनेशन में? तो जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और टफ आसान सब उसका ही पार्ट होता है, और अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी खासी है तो हर एक क्वेश्चन ही आसान लगता है। ठीक है, चलो फिर बताओ फटाफट से, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सर आज क्वेश्चन बन रहे हैं इसीलिए नहीं पूछा। हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ, और धीरे धीरे ना सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, मतलब टफ भी आसानी लगना है, मकसद हमारा वही है। ओके, सारे क्वेश्चन बनने भी चाहिए गाइस, क्योंकि पेपर 1 भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मेरी कोशिश ये है अगले वीक में कुछ और प्लान करते हैं, कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे सिमिलर फैशन में। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको एक ही सेशन में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों मिल जाए। ओके, कम ऑन बी क्विक, बताइए फटाफट से, सबके आंसर आ गए? सबने कर दिया आंसर? जो क्वेश्चन बन गया वो आसान हो जाता है, जो नहीं बना वो हार्ड। हाँ बस इतना ही अंतर है पल्लवी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो बन गया वो आसान हो जाता है, जो नहीं बना वो हार्ड हो जाता है। और एग्जाम में आमतौर पर हम गलती आसान क्वेश्चन में ही कर देते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, कह रहे यार इतना आसान कैसे पूछ दिया, चलो गलती करके आते हैं। तो वो गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। फिलोसॉफिकल थोड़ी होता है भाई, फिलोसफी थोड़ी झाड़नी है, वो बात हमने नहीं की है। वो कहते हैं ना, शाहरुख खान कहते हैं, जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो क्या कहते हैं कि फिलोसोफर हो अच्छी बात है, बी अ फिलोसोफर बट बी रिच फर्स्ट। पहले रईस हो जाओ, पैसे वैसे कमा लो, तब ज्ञान देना। आप सोचोगे सर आप तो पैसे कमाते नहीं हो उतना में भी, तो फिर भी आप डेली ज्ञान दे रहे होते हो, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में ही है गाइस, है ना। भले अपनी हालत कैसी भी हो, बट आप लोग को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। ठीक है, बट अपनी हालत भी अच्छी रखनी है, आप लोग की भी हालत अच्छी रखनी है। तो आपको हमारे लिए भी दुआ करना है और हमें आपके लिए भी करना है। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होनी चाहिए। तो फिलोसॉफिकल नहीं होता, बाकी सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल होती है, सिमेंटिक होती है, साइकोलॉजिकल होती है। ओके, चलिए फिर अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन।
इनमें से साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करो। नॉइज, इनविजिबिलिटी, प्रेजुडिस, डिसइंटरेस्ट, इन अटेंशन। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कम ऑन, बी क्विक। पेपर 1 में कितने नंबर चाहिए सर क्वालिफाइड करने के लिए? वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता संजना, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओके, और टारगेट 35 to 40 क्वेश्चन राइट करना है आपका क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप 35 से 40 को मतलब ना इंश्योर करो कि 35 to 40 हमारे करेक्ट हो जाए, और बाकी पेपर 2 से आप टैकल कर लीजिए जो आपका कोर पेपर है। ओके, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग खुद में ही बहुत जागरूक हो, सेल्फ अवेयर हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। बट हम इंश्योर करेंगे 40 to 45, ना कि 35 to 40। ओके गाइस, हम जिस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे हमारा कोशिश ये होगा कि 45 क्वेश्चंस का, यानी कि सब सेक्शन में से एक क्वेश्चन मैं आपको गलत करने की इजाज़त दे सकता हूँ, हमें इजाज़त होनी चाहिए, बट एक ही क्वेश्चन हम गलत करें हर एक सेक्शन से तो अच्छी बात है। बाकी कुछ सेक्शन में हम पूरा का पूरा मार्क्स भी ला सकते हैं, जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, आप पूरा स्कोर कर सकते हो वहाँ पे। ओके, कम्युनिकेशन का सेक्शन है, आप पूरा का पूरा मार्क्स अर्जित कर सकते हो। ओके, देखो मैं कितना अच्छा हिंदी बोलने लगा हूँ, अर्जित करना वो इंस्टेंटली था, मैंने बनाकर नहीं बोला। तो ऑल थैंक्स टू पल्लवी एंड सना एंड अदर्स। ओके, चलिए फिर देखिए फटाफट से क्या है इसका आंसर। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में पूछा गया था। साइकोलॉजिकल क्या है भाई? प्रेजुडिस, उसके बाद क्या है? डिसइंटरेस्ट, उसके बाद क्या है? इन अटेंशन। कहने का मतलब क्या? प्रेजुडिस का मतलब आपने पहले से ही धारणा मन में किसी को लेकर बना रखी है, वो कितना भी सही बोले आप उसे गलत ही मानने वाले हो। बात समझ में आ गई गाइस? वो क्या है? प्रेजुडिस। दूसरा क्या है? डिसइंटरेस्ट, आपको उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप इंटरेस्टिंग हो ही नहीं, इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। ओके, और तीसरा इन अटेंशन, यानी कि मैं लगातार बकबक किए जा रहा हूं बट आप क्लास में अटेंटिव नहीं हो क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये सारा का सारा कुछ क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। और उसके बाद जो नॉइज आपने पढ़ा वो सब हमने फिजिकल में पढ़ा है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ओके, वाई समझ नहीं आ रहा सर? क्या समझ में नहीं आ रहा संजना? वही समझ में नहीं आ रहा, वैसा कुछ बोल रहे हैं आप? क्लियर, ओके देन, चलो फिर अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो यहाँ से अगेन टेबल वाला क्वेश्चन है। क्या है ये? एग्जाम्पल दिए गए हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर है, इसे आप खुद से मिला सकते हो। देखो पहला क्या है? साइकोलॉजिकल नॉइज, कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग, फिजिकल नॉइज एंड सिमेंटिक नॉइज। ओके, उसके बाद अनक्लियर प्रिंटिंग इन द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में अच्छी तरीके से प्रिंटिंग नहीं हुई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, उसके वजह से कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो रही है। डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि अलग अलग मायने हम समझ रहे हैं मैसेज का। उसके बाद क्या है? पैसिव ऑडियंस रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, यानी कि बातों को दूसरे तरीके से लिया गया है, समझा गया है। एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द सर्टेन एथनिक ग्रुप्स, यानी कि पहले से ही धारणा है सर्टेन एथनिक ग्रुप्स को लेकर। What should be the correct answer for this particular question? क्या होना है इसका आंसर? इस तरह का प्रश्न लेंदी लगता है सर, इस तरह का प्रश्न लेंदी लगता है राजू, ये लेंदी लगना ही नहीं चाहिए। ओके, देखो जो ज़्यादा लेंदी लगता है वो ज़्यादा आसान होता है। मैंने क्या बोला? आसान क्वेश्चन में ही हम हर बार गलत कर रहे होते हैं, अधिकतर बार। ओके, बट आंसर इज 3। ओके, राजू बोल रहे हैं हाँ सर ठीक है सर, टफ तो है सर, लेकिन फिर भी मानकर चलिए आंसर 3 ही होगा, है ना? क्या बात है। ओके, देख लेते हैं अभी। ठीक है,
व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों को क्या लगता है भाई? कम ऑन, क्विकली आंसर करेंगे, ठीक है सर? आपका एनालिसिस इज आउटस्टैंडिंग। ओके, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। देखो राजू सही हो गया। हाँ सर, इस तरह का सवाल बहुत टफ लगता है सर, लेकिन आंसर तो मैं सही बताऊंगा सर। ओके, वो आंसर 3 है। तो जो टफ लग रहा था आपने सही किया ना। देखो यही प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो आपको टफ लग रहा था आपने सही कर दिया बिना चाहते हुए भी, है ना। मन नहीं मान रहा था ये टफ लग रहा है यार, बट 3 आंसर होगा, वो करेक्ट हो गया। लेकिन जहाँ आसान हो जाता है वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ए विल गो विथ 3 कहने का मतलब क्या? अनक्लियर प्रिंटिंग है, यानी कि न्यूज़पेपर में जो चीजें लिखी गई थी वो दिख नहीं रही थी अच्छे से, और वो क्या है? फिजिकल नॉइज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज को हम अलग तरीके से समझ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा वो क्या होती है? सिमेंटिक नॉइज। उसके बाद पैसिव ऑडियंस रिसेप्शन, यानी कि पैसिव ऑडियंस रिसेप्शन है यहाँ पे गाइस, तो वो क्या देखने को मिल रहा है? साइकोलॉजिकल नॉइज। ओके, मतलब कि डिसइंटरेस्ट वाला कंडीशन मानकर चलिए आप। और प्रेजुडिस अगेंस्ट द सर्टेन एथनिक ग्रुप्स, वो क्या हो सकता है? एथनिक ग्रुप्स यानी कि कल्चर से रिलेट करती है, तो आप इसको वैसे ही मिला सकते थे। एथनिक यानी कि कल्चर। आप देखो डी का कहाँ गया? 2 में, और डी का 2 कहाँ पे है गाइस? यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन को आप कैंसिल कर सकते थे। और उसके अलावा किसी भी एक के बारे में पता होता आप एलिमिनेशन टेक्निक से बना सकते थे। ओके, आगे देखो अगला सवाल है, यहां देखिए ध्यान से। अगेन आ गया कम्युनिकेशन बैरियर एंड डिस्क्रिप्शन। अब उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, कल्चरल है, लैंग्वेज है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है। और उसके बाद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, स्टेरियोटाइप्स, प्री डिस्पोज्ड एंड इनऑडिबल वॉइस। और पता है गाइस, ये दोनों क्वेश्चन एक बार मार्च और एक बार जून, वैसा कुछ कंडीशन हमें देखने को मिला है अलग अलग पेपर में। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, आपके बैरियर्स ही है, बट पूछने का अंदाज अलग है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कम ऑन, बी क्विक, आंसर करेंगे। दीक्षा ए बता रहे आप, विनीता ए, प्रियाव्रता 3 बता रहे। ओके, शिवानी ए। इसके पहले का आंसर बताया था आपने प्रियाव्रता, इसका क्या होगा बताओ? इसका क्या होना है भाई? देखिए आंसर फटाफट से, सबके आंसर आ गए। कम ऑन, बी क्विक। सुष्मिता, राजू, मौसमी। ओके, मौसमी ए बता रहे आप। महक आप 1 बता रहे, निकिता 1, पल्लवी 1। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कम ऑन, बी क्विक, क्या होगा आंसर बताइए? सुष्मिता, व्हाट अबाउट यू? और कौन बाकी है भाई? संजना, अच्छा ए फॉर एप्पल बता रहे हैं आप। ओके ओके, शिवानी, व्हाट अबाउट यू? दीक्षा आपने बता दिया आंसर, जस्ट लेट मी क्विकली सी। देखो एंड द करेक्ट आंसर, ओके, अभी भी आंसर आ रहे हैं। कोई ए बता रहे हैं, कोई 4 बता रहे हैं। ओके, गरिमा खातून आप 4 बता रहे हैं। ओके, गौरी मून। ओके ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। फिजिकल की बात करेंगे तो इनऑडिबल वॉइस है, नॉइज है, वो तमाम तरह की चीजें, डिस्टेंस पे लोग खड़ा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो क्या है? आपका फिजिकल बैरियर। अगर आप साइकोलॉजिकल की बात कर रहे होते हो तो किया जाएगा प्री डिस्पोज नोशंस। अभी आपने देखा ना प्रेजुडिस के बारे में, प्री डिस्पोज नोशन कहीं ना कहीं उससे ही मिलता जुलता है गाइस। प्री डिस्पोज नोशन, किसी को लेकर धारणा वाली बात, प्रेजुडिस में हमने वही पढ़ा है। ओके, उसके बाद देखो लैंग्वेज सी वाला कंडीशन आ गया, तो ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मैं बोल रहा हूं कुछ और, आप समझ रहे हो कुछ और, आपके लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और होता होगा। बात समझ में आ गई। और अगला है क्या? कल्चरल, यानी कि वहीं आपको देखने को मिलता है क्या? अभी हमने देखा है ना एथनिक, स्टेरियोटाइपिंग, तो स्टेरियोटाइप्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार? हमारे कल्चर में तो वैसा ही होता है, हम लड़कियों को अलाउ नहीं करते, हमारे कल्चर में लड़कियां वैसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, ये तमाम तरह की बातें है ना। तो कल्चरल क्या है? वो स्टेरियोटाइपिंग होती है।
ओके, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, हमारे कल्चर में ऐसा ही चलता आया है, अभी भी इसको ही फॉलो करने वाले हैं। तो ये स्टीरियोटाइप सोच होती है जिसे बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे बैरियर्स होते हैं। सॉर्टेड, क्लियर, बात समझ में आ गई? एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो गाइस क्विकली मुझे बता दो मार्क्स, आज के सेशन में हमारा स्कोर क्या है? फटाफट से बताइए, बी क्विक। हाउ मच हैव बी स्कोर इन टुडेज सेशन? कम ऑन, लेट मी नो। बताइए। निकिता 7 आउट ऑफ 8, ओके वेरी गुड। पल्लवी 7 आउट ऑफ 8, ओके वेरी गुड। सुष्मिता 7, वेरी गुड। विनीता 7 आउट ऑफ 7। दीक्षा 8 आउट ऑफ 8। महक 8 आउट ऑफ 8, ओके ओके गाइस, बहुत खूब। मौसमी 7 आउट ऑफ 8। निकिता 7 आउट ऑफ 8, ओके ओके। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, सो 7, कोई बात नहीं है शिवानी। 7 इज द लकी नंबर। इट्स द बर्थ डेट ऑफ MSD महेंद्र सिंह धोनी, है ना? 7। ओके सर, मेरा आंसर कभी भी 100% नहीं होता, ऐसा क्यों सर? ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से क्या? नहीं राजू, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो इसीलिए। ओके, इवन डेटॉल किल्स 99.9% जर्म्स। बात समझ में आ गई? तो वो थोड़ा छोड़ दीजिए बाकियों के लिए। किसी और को भी नेट निकालना है राजू, कोई और भी JRF क्रैक करेगा, आप भी करोगे साथ साथ, तो आप उपकार ही कर रहे हो। तो इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं है राजू। ओके ओके संजना, वेरी गुड, नो वरीज। तो गाइस अच्छा लगा कि आज हमारे क्लास में 100% वाले भी थे, 90% वाले भी हैं, 80% वाले भी हैं। इसका मतलब एक एग्जाम क्वालिफाई ही कर रहे हैं, और अगर इसी पेस से चलते रहे लिटरली हम एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। एंड राजू, कोई नहीं पूछने वाला कि आप JRF निकाल कर नंबर 1 रैंकिंग पे आए थे कि आप लास्ट में आए थे। आप JRF हो, बराबर का स्टाइपेंड मिलेगा। आप नेट हो, बराबर एलिजिबल हो सबकी तुलना में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना? अच्छा देखो, संजना कुछ बता भी रही है, जूली को आग कहते हैं। कौन है भाई जूली? सीज फायर। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच संजना फॉर मोटिवेटिंग। अ बिग थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस पेपर, वंडरफुल सेशन। थैंक यू महक, थैंक यू सर सो मच फॉर योर अमेजिंग टीचिंग। थैंक यू सुष्मिता, आप लोग की वजह से ही हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। और गाइस, इस बार का आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, इसीलिए हमारे लिए भी मेहनत कीजिए प्लीज़। बाकी ऊपर वाला हम सबके लिए मेहनत कर रहा है। ओके, चलिए। अशोक नहीं, आकाश सर, ओके ओके, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एंड उन दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे जो आने वाले NTA एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। हम वापस से मिलने वाले हैं कल इकोनॉमिक्स के लिए, जहाँ पे पहले आप इंटरेक्ट करोगे सुमित सर के साथ में, फिर 4 से 5 मेरे साथ में, और 6 से 7 वापस से मेरे साथ में। ओके, तो अब पढ़ाई का समय होता है समाप्त, अब आप चल कर सकते हो, एंजॉय करो, और अगर वक्त निकले तो आप रिवाइज भी करो। आज के सेशन को आज ही सॉल्व करके समाप्त कीजिए, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सर। थैंक यू सो मच प्रियाव्रता, आई विश यू द सेम। सर फॉर JRF हाउ मेनी नंबर्स फॉर द पोस्ट? ओके, हाउ मेनी नंबर्स, इस बार जो नंबर दिया गया था मैं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बता सकता हूँ, वो संख्या थी 120 से 150। ओके, और एप्लीकेंट्स कितने थे पता है? 30 के, है ना? 30,000। जो नेट दिया गया था वो कितनों को दिया गया था? 1200 से 1300 लोगों को। ओके, तो आप सोचो कंपटीशन कैसा है, इसीलिए कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, हम भी इसमें ही आने वाले हैं। ठीक है, विद दिस आई रैप अप द सेशन। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।